Hello everyone. How is everyone today? Good morning, good evening, good night, whenever you are studying. Okay, that's good. I'm fine also. I'm also fine. Okay. तो आज हम पढ़ने वाले हैं गैस क्रोमैटोग्राफी। गैस क्रोमैटोग्राफी हम इसमें क्या पढ़ते हैं, हमारा जो मोबाइल फेज होगा एक तरीके से, जिससे हम पढ़ते थे ना स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज, उसमें हमारी गैस आ जाएगी। वही एनालिटिकल टेक्निक है। अपना जो भी कंपाउंड हमें सेपरेट आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है या क्वांटिफाई करना है किसी भी मिक्सचर में, तो हम इसके थ्रू गैस क्रोमैटोग्राफी के थ्रू कर सकते हैं। बेसिक कंपोनेंट्स जो हमारा गैस क्रोमैटोग्राफी का इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, उसमें बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? इंजेक्शन पोर्ट होगा, जहां से हम अपने सैंपल को ना इंजेक्ट करेंगे या इंट्रोड्यूस करेंगे, और फिर क्या होगा, वो गैसियस स्टेट में होगा। हमने पढ़ा था ना, हमारा जो मोबाइल फेज होता है वो क्या होता है? गैसियस होता है। ठीक है, गैसियस स्टेट में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेपराइज्ड फॉर्म में जाना पड़ेगा। हमारे सैंपल को वेपराइज्ड फॉर्म में होना पड़ेगा, तभी जाके वो आगे मूव कर सकता है। इंजेक्शन पोर्ट से हम अपना सैंपल इंट्रोड्यूस कराएंगे, फिर कैरियर गैस होगी जो हमारे सैंपल को कॉलम में पुश करेगी। ठीक है, कॉलम में पुश करने के लिए इनर्ट गैसेस आपको पता है कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे हीलियम है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। ये सारी हमारी इनर्ट गैसेस हेल्पफुल होती हैं हमारे सैंपल को आगे कॉलम में पुश करने के लिए। हमारा कॉलम जो होता है पर्टिकुलरली एक कॉइल्ड फॉर्म में होगा, उसमें ही मूवमेंट होगा। जहां जो कॉइल्ड फॉर्म है ना, ये कॉलम में कॉइल्ड फॉर्म है, यहीं पर सेपरेशन होने वाला है हमारे कंपाउंड्स का, यहीं पर सेपरेशन होगा। ये कॉलम एक तरीके से कोटेड होता है स्टेशनरी फेस। आप ये मान के चलो, हमारा मोबाइल फेस तो हमारा सैंपल हो जाएगा, साथ ही साथ जो हमारा ये कॉइल्ड है ना कॉलम में, यहाँ पर हमारा स्टेशनरी फेज होगा, जहां पर सेपरेशन का जो प्रोसीजर है या जो सेपरेशन होना है वो यहाँ टेक पार्ट करेगा। ठीक है, एक तरीके से यहाँ पे लिक्विड फिल्म होती है या सॉलिड सपोर्ट करता है जो स्टेशनरी फेज में हेल्पफुल है। फिर हमारे ये कॉलम की बात हो गई, हमने कॉलम की बात कर ली अपनी कॉइल्ड फेज में। साथ ही साथ डिटेक्टर्स होते हैं। डिटेक्टर्स का काम क्या होता है? जैसे कोई भी कॉलम के बाद यहाँ से ल्यूट आउट होगा कोई कंपाउंड, उसको डिटेक्ट करना, उसको डिटेक्ट करके फिर एक आउटपुट प्रोवाइड करना कि क्या कंपाउंड था। ठीक है, या फिर जैसे इसमें आप कौन से कॉमन डिटेक्टर्स होते हैं हमारे, एक होता है फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर और एक होता है हमारा थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर। तो आप FID और TCD को याद रखोगे। देखो, प्रिंसिपल हम ऑलरेडी एक बार देख चुके हैं, बट फिर भी हम देखेंगे। हमारा सैंपल वेपराइज्ड होगा, वेपराइज्ड होने के बाद उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा GC। ठीक है, GC में जाएगा, जहां पे गैस क्रोमैटोग्राफी या कॉलम में जाएगा। जैसे ही हमारा सैंपल कॉलम में ट्रैवल करेगा, तो इंडिविजुअल कंपाउंड, जो भी एक एक कंपाउंड होगा, वो इंडिविजुअली इंटरेक्ट करना स्टार्ट करेगा। कहाँ? हमारे कॉइल्ड, जो कॉइल्ड था ना, हमारी ट्यूब, कॉइल ट्यूब थी, उसमें हमारा कंपाउंड्स इंटरेक्ट करने लगेगा स्टेशनरी फेज से, और जिसकी वजह से वो ट्रैवल टाइम या डिस्टेंस आप देख सकोगे। अब जैसे कुछ वॉलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं, वो थोड़ा सा ना उनका कम इंटरेक्शन होता है स्टेशनरी फेज से। तो देखो, हमने क्या पढ़ा था? अगर आपका स्टेशनरी फेज से इंटरेक्शन कम होगा, ठीक है, इंट्रैक्शन अगर ज़्यादा नहीं होगा तो वो जल्दी फास्टर रेट पर इल्यूट आउट होगा। अगर इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा, मतलब वही है, स्टेशनरी फेज से वो ज़्यादा बातें बनाएगा, ज़्यादा इंट्रैक्ट करेगा, तो लेट इल्यूट आउट होगा। तो ये आपका बेसिक क्लियर है। तो ये इसी प्रिंसिपल पर वर्क करेगा हमारा एप्लीकेशन। हम इसको फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ कर सकते हैं, पेट्रोकेमिकल्स में यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी इन्वायरमेंटल टेस्टिंग्स की जाती हैं, तब उस टाइम हम इसको यूज़ करते हैं। फूड, बेवरेजेस, इससे क्या होता है, हम ना वॉलेटाइल कंपाउंड जो होते हैं या सेमी वॉलेटाइल कंपाउंड होते हैं, उनके एनालिसिस कर सकते हैं, और इसका जो कंपाउंड का रिजल्ट आता है वो हाई प्रिसीजन के साथ और सेंसिटिविटी के बेसिस पर आता है। तो हमारा बहुत यूजफुल है GC ना, आप बहुत ज़्यादा यूजफुल उसको यूज़ कर सकते हो, उसका एप्लीकेशन बहुत वाइड है। अब कंपोनेंट में हमने देखा जो इंजेक्शन पोर्ट था, वो सैंपल को इंट्रोड्यूस करेगा। उसका काम क्या है? सैंपल को इंट्रोड्यूस कराना, साथ ही साथ एक टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर जब होगा ना, तभी हमारा सैंपल वेपराइज्ड फॉर्म में आएगा। मोबाइल फेज क्या होगा? फिर हमारा जो वेपराइज्ड फॉर्म है वो इनर्ट गैस के साथ एक तरीके से आप मान के चलो कंबाइंड हो जाए। कंबाइंड नहीं, मतलब उसके साथ मिलकर काम करेगा, जिससे क्या होगा, हमारा मोबाइल फेज हमारे वेपराइज सैंपल को कैरी कर सकेगा। ठीक है, हमारे कंपाउंड को कैरी कर कर उसको कहाँ लेकर जाना है? कॉलम में लेकर जाना है। कॉलम में लेकर जाएगा, वहाँ कॉलम में सेपरेशन होगा। हमारे कंपोनेंट्स का या कंपाउंड का सेपरेशन कहाँ होगा? कॉलम में, जहाँ पर हमारा सॉलिड स्टेशनरी फेज हो सकता है या फिर हमारा लिक्विड स्टेशनरी
स्टेशनरी फेज हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का लाइक सेपरेशन टेक्निक यूज़ करते हैं, उसके बेसिस पर हम अपना कॉलम भी यूज़ करेंगे। अब डिटेक्टर होता है, डिटेक्टर का काम क्या है? डिटेक्टर का काम क्या है? हमारा अमाउंट को रिकॉर्ड करना, उसका रिकॉर्ड करने का टाइम है, या जो एग्जिस्टिंग कॉलम में जो भी कंपाउंड आ रहा है डेटा को क्वांटिफाई करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कंपोनेंट को, वो किसका काम होता है? हमारे कंपोनेंट्स में, जिसमें हमारा फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर था, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर था, वो कंपोनेंट्स हैं। अब सेपरेशन मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म में होता है हमारा पार्टीशनिंग और साथ ही साथ डिफरेंशियल इंट्रैक्शन। पार्टीशनिंग में क्या होता है? हमारा एक कंपाउंड है, सैंपल में एक पार्टीशन होगा किसके बेसिस पर? मोबाइल फेज में और हमारा स्टेशनरी फेज। कॉलम के अंदर मोबाइल फेज जैसे कैरियर गैस होगा वो लेकर जाएगा, और वहां पे स्टेशनरी फेज में जाने के बाद वहां पे उसका सेपरेशन होना शुरू हो जाएगा। तो ये पार्टीशनिंग हो गई। डिफरेंशियल इंट्रैक्शन में क्या होगा? हमारा हर एक कंपाउंड इंट्रैक्ट करेगा डिफरेंटली स्टेशनरी फेज से, ठीक है। जैसे हमारे मोर वॉलेटाइल हैं तो उनका लेस इंट्रैक्शन होगा स्टेशनरी फेज से, तो जल्दी चले जाएंगे, निकल जाएंगे, उनकी ट्रैवल स्पीड ज़्यादा तेज़ होगी, ठीक है, एल्यूट फास्टर हो जाएगा। और वहीं हमारा कंपाउंड जो है, कंपोनेंट्स हैं, वो लेस वॉलेटाइल हैं और हमारे स्टेशनरी फेज के साथ उनका इंट्रैक्शन ज़्यादा है, तो वो थोड़ा स्लोअर एल्यूट होंगे। इसके बेसिस पे क्या है, आप रिटेंशन टाइम देख सकते हो, कितना टाइम लिया गया है कंपाउंड का इंजेक्शन पोर्ट से डिटेक्टर तक पहुँचने के लिए। अब जैसे हमने इंजेक्ट कर दिया है, यहाँ से सैंपल इंजेक्ट किया, वो ट्रैवल करना स्टार्ट किया, बीच के इस प्रोसेस को भूल जाओ, ये सारे प्रोसेस होते रहेंगे। हमें देखना है डिटेक्टर पर पहुँचने पर कितना टाइम लिया है उसने, मतलब कितना टाइम कंज्यूम हुआ है डिटेक्टर पर पहुँचने के बाद। तो ये रिटेंशन टाइम आ गया, टाइम टेकन हम कैलकुलेट कर देंगे। साथ ही साथ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कंपाउंड की, वो हमारी स्पेसिफिक जीसी कंडीशन में फॉलोअप होनी चाहिए, ठीक है, उसके बेसिस पर करोगे। अब हमारा एरिया अंडर ईच पीक आ जाता है, क्रोमैटोग्राम को रिलेट करेगा हमारे कंपाउंड की कंसंट्रेशन से, ठीक है। एरिया अंडर पीक, ये सब ना आपके कैलकुलेशन के तरीके हैं, आप कैसे कैलकुलेट करोगे अपने कंपाउंड का या सैंपल का कितना प्रेजेंट है। साथ ही साथ कुछ फैक्टर्स होते हैं जो सेपरेशन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कॉलम का टेम्परेचर। हमारे कॉलम का टेम्परेचर अगर हाई हुआ तो क्या होगा? इल्यूशन रेट ज़्यादा होगा और रिजोल्यूशन रिड्यूस होगा, ठीक है, रिजोल्यूशन रिड्यूस हो जाएगा। साथ ही साथ एक तरीके से ये सोचो कि ज़्यादा जल्दी काम करेगा, बट ज़्यादा जल्दी के चक्कर में रिजोल्यूशन खो दोगे, कम हो जाएगा रिजोल्यूशन। टेम्परेचर प्रोग्रामिंग जो होता है वो हमारे सेपरेशन को ऑप्टिमाइज करता है, ठीक है। हमें कॉलम का टेम्परेचर इसलिए मेंटेन करना होता है क्योंकि हमारे टेम्परेचर से सेपरेशन ऑप्टिमाइज होता है और एनालिसिस टाइम भी रिड्यूस हो जाता है। एनालिसिस का जैसा टाइम होता है वो रिड्यूस हो जाता है थोड़ा बहुत। कैरियर गैस फ्लो रेट होता है। कैरियर गैस फ्लो रेट में क्या होता है? हमारा सेपरेशन और इल्यूशन टाइम में अफेक्ट आता है। जैसे जैसे सेपरेशन होना है वो अफेक्ट करेगा, सही से नहीं हो पाएगा, जल्दी हो जाएगा। इल्यूशन टाइम या तो बहुत जल्दी हो जाएगा, एकदम इल्यूट आउट हो जाएगा। जो हमारे कैरियर गैस है ना, जो मोबाइल फेज हम यूज़ करने वाले हैं, वो भी सेलेक्टिव होनी चाहिए, डिपेंड करता है, वो भी हमारे सेपरेशन पर इफेक्ट डाल सकती है। साथ ही साथ जो हमारा सेपरेशन फेज होता है वो क्या करता है? हमारे सेपरेशन को इन्फ्लुएंस करता है जब हमारा एनालाइट से इंट्रैक्शन होता है। अब देखो, हमारी स्टेशनरी फेज है, स्टेशनरी फेज का काम क्या है? कंपोनेंट्स या कंपाउंड एनालाइट से इंट्रैक्शन करना, इंट्रैक्शन के बेसिस पे इल्यूट आउट होना और सेपरेट होना। तो अगर स्टेशनरी फेज कहीं ऊपर नीचे हुआ, हमारा थोड़ा हमने सही से सेलेक्ट नहीं किया, तो क्या होगा? हमारा सेपरेशन इन्फ्लुएंस हो सकता है, ठीक है, कि हो सकता है कि जल्दी इल्यूट आउट कर जाए या फिर बहुत समय लगा है उसको। कॉलम डायमेंशन में हमारे कॉलम का एक प्रॉपर रिटेंशन टाइम अगर देखना है सही, तो हमें उसकी लेंथ, डायमीटर और फिल्म की थिकनेस प्रॉपर होनी चाहिए। जहां ये तीनों चीज़ें गड़बड़ हुई, हमारी एफिशिएंसी और रिटेंशन टाइम चला जाएगा। तो हमें कॉलम का डायमेंशन पता होना चाहिए, उसके बारे में पता हो, या फिर एक प्रॉपर स्पेसिफिक होना चाहिए। अब देखो, ये हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन है, कुछ इस तरीके से दिखता है। हमारा कैरियर गैस होगा, यहाँ पे हमारा सैंपल इंट्रोड्यूस किया जाएगा। सैंपल क्या करेगा? वेपराइज फॉर्म में होगा और कॉलम के थ्रू यहाँ से स्टार्ट होगा। फिर फ्लो कंट्रोलर है, फ्लो को जितना उसको कंट्रोल करना है उसमें जाएगा। फिर यहाँ पे ये हमारा कॉलम है, ठीक है। कॉलम में हमारा मूवमेंट कैसे होता है? कैरियर गैस होती है जो लेकर जाती हैं, कॉलम में मूवमेंट होगा। जो कॉइल्ड है ना, ये हमने बात की थी, कॉइल्ड होता है, यहीं पे सेपरेशन होता है, ठीक है, हमारा सेपरेशन भी यहीं होता है। अब इसका ना एक प्रोसीजर होता है, वो याद रखना आप लोग।
यहाँ से हमारी कैरियर गैस चली, उसका फ्लो कंट्रोल किया, सैंपल इंजेक्ट हुआ वेपराइज फॉर्म में, यहाँ वो दोनों जाकर मिल गए। मिलने के बाद यहाँ से ये हमारा कॉलम में जाना स्टार्ट किया है। यहाँ पे हमारा जो स्टेशनरी फेज होगा, ठीक है, स्टेशनरी फेज के कांटेक्ट में जैसे ही हमारा मोबाइल फेज और सैंपल आएगा तो इंट्रैक्शन टाइम उसका यहाँ पर सेट हो जाएगा। जैसे ही इंट्रैक्शन टाइम उनका सेट होता है तो ये यहाँ से कॉलम से मूव होना शुरू होता है डिटेक्टर के पास। जो सबसे पहले ल्यूट आउट होगा तो उसका आप समझ सकते हो उसका इंट्रैक्शन कम होगा अपने स्टेशनरी फेज से। उसको हम यहाँ पे उसका सैंपल इंजेक्टर का एक तरीके से आपके पास पीक्स आ जाएंगी, पीक्स एरिया अंडर कर्व आ जाएगा, जो भी आना है वो सैंपल का आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर शो करेगा और जो वेस्ट आउट है वो वेस्ट निकल जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट जो उसके बाद आएगा हमारा जो जिसकी एफिनिटी या फिर एक तरीके से इंट्रैक्शन टाइम के बेस पर देखो तो वो जाता है। अब देखो हमारा यहाँ पे सैंपल इंट्रोडक्शन सिस्टम है, इंजेक्शन पोर्ट है, उसका काम क्या होता है, हीट करते हैं पोर्ट को जिससे सैंपल इंट्रोडक्शन हो पाए, वेपराइज फॉर्म बन पाए। ऑटो सैम्पलर में क्या होता है, हमारा ऑटोमेटेड होते हैं, सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा, हमारा सैंपल इंट्रोडक्शन हो जाएगा, सैंपल इंट्रोड्यूस करा जाएगा प्रिसीजन और हाई थ्रूपुट के थ्रू, ठीक है, उसके थ्रू हम कर लेंगे। साथ ही साथ फिर हमारी जो कैरियर गैस है, कैरियर गैस सिलेंडर को सप्लाई किया जाएगा, यहाँ से जो कैरियर गैस है इस सिलेंडर से सप्लाई किया जाएगा इनर्ट गैसेस को, जिससे क्या होगा फिर हमारे जो फ्लो कंट्रोलर्स हैं वो क्या करेंगे, कांस्टेंट फ्लो रेट और डिजायर्ड प्रेशर को मेंटेन करेंगे। उनका काम क्या होता है, हमारे प्रेशर और फ्लो रेट को कंट्रोल करना। अब देखो हमारे कॉलम्स में ना दो तरीके के होते हैं, एक तो हमारा पैक्ड कॉलम हो सकता है जो हम ओल्डर सिस्टम में बहुत पुराने समय में यूज़ किया जाता था, वाइडर कॉलम्स थे जिसमें सॉलिड स्टेशनरी फेज हुआ करता था, ठीक है। और अब के टाइम में कुछ जैसे कैपिलरी कॉलम्स आ गए जो नैरो कॉलम्स होते हैं जिसमें स्टेशनरी फेस कोटेड होता है वॉल पे, और कोटेड होने की वजह से क्या होता है वो हायर एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। तो आज के टाइम पर कैपिलरी कॉलम्स यूज़ किए जाते हैं, पैक्ड कॉलम्स इतना ज़्यादा नहीं यूज़ होने बंद हो गए हैं। ओवन में देखा जाए तो वो हमारा टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा, वो कंट्रोल करता है एक तरीके से जो टेम्परेचर नेसेसरी है काम करने के लिए वो ओवन का काम करेगा, ओवन उसका काम करेगा टेम्परेचर रेगुलेट करने का। साथ ही साथ कांस्टेंट हमें जो प्रोग्राम टेम्परेचर चाहिए सेपरेशन को इम्प्रूव करने के लिए वो ये काम करता है। फिर हमारे डिटेक्टर्स आते हैं, सब कुछ वही है, आपको कॉलम और ये ओवन ध्यान रखना है। साथ ही साथ डिटेक्टर में जो हमारे फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर है, जैसे सैंपल कंबशन करना हो तो उसमें हम आयन मेजर कर सकते हैं, ठीक है, सैंपल कंबशन के थ्रू। साथ ही साथ जो थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर्स होते हैं, जो भी थर्मल कंडक्टिविटी में चेंजेस आते हैं उसको डिटेक्ट करने का काम करते हैं। कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा, हमारा टेम्परेचर भी है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर्स आते हैं, जो हेलोजेनेटेड कंपाउंड्स होते हैं ना सेंसिटिव होते हैं उनके लिए। तो वहाँ अब हमारा मास स्पेक्ट्रोमीटर है, जैसे कोई भी कंपाउंड हमें मास टू द चार्ज रेशियो के हिसाब से आइडेंटिफाई करना है तो हम वहाँ मास स्पेक्ट्रोमीटर डिटेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। अब डेटा हैंडलिंग में कंप्यूटर इंटरफेस यूज़ करो, इंटरफेस यूज़ करने से क्या होगा, हम इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल कर सकेंगे। डेटा एक्विजिशन एनालिसिस में हम डेटा हैंडलिंग प्रॉपरली अपने कंप्यूटर के थ्रू करेंगे। साथ ही साथ आपको जो पीक आइडेंटिफाई करना है या फिर इंटीग्रेशन क्वांटिफिकेशन करना है वो आप किसके थ्रू करोगे, अपने सॉफ्टवेयर्स के थ्रू। तो सॉफ्टवेयर नेसेसरी है डेटा हैंडलिंग में। साथ ही साथ एडिशनल कंपोनेंट्स जो आते हैं, एक तो स्प्लिटलेस इंजेक्टर होना चाहिए जो वो आपका पार्शियल या फुल सैंपल इंट्रोडक्शन कर सके पूरा प्रॉपर, ठीक है। बैक फ्लश सिस्टम होना चाहिए जिसमें रिवर्स फ्लो होना चाहिए, अगर जैसे कोई भी हैवी या अनवांटेड मटेरियल आ गया है एनालिसिस के बाद तो उसको फ्लश आउट कर दिया जाए, ठीक है। तो अब हमारा जो डेरिवेटाइजेशन होता है गैस क्रोमैटोग्राफी में, उसमें क्या होता है, केमिकल मॉडिफिकेशन किया जाता है कंपाउंड का एक तरीके से। अब जैसे यहाँ पे केमिकल मॉडिफिकेशन है कंपाउंड का, वो क्या फॉर्म करेगा, डेरिवेटिव्स फॉर्म करेगा। आप किसी भी केमिकल को मॉडिफाई करोगे तो कुछ ना कुछ डेरिवेटिव बनेगा, तो जैसे ही डेरिवेटिव बनेगा वो ज़्यादा सूटेबल होता है जीसी एनालिसिस के टाइम पर, क्योंकि वो उसमें क्या होता है उसकी वो जो वॉलेटिलिटी है वो इम्प्रूव होती है, साथ ही साथ थर्मल स्टेबिलिटी और डिटेक्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, इंप्रूव होती है। हमें क्यों ज़रूरत है डेरिवेटाइजेशन की, क्या नीड है, वॉलेटाइल इंक्रीज एनहांस करेगा, जैसे हमारा कन्वर्ट करेगा कोई भी नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड है या हाई बॉइलिंग पॉइंट कंपाउंड है उसको हम मोर वॉलेटाइल डेरिवेटिव बना सकते हैं। मतलब एक तरीके से हम ना केमिकल मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, हमारे कंपाउंड का कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को हम कन्वर्ट करते हैं दूसरे फॉर्म में, ठीक है। केमिकल से उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने हिसाब से बना सकते हो, जिससे क्या होगा, वॉलेटिलिटी
स्टेबिलिटी एनहांस हो जाएगी, थर्मल स्टेबिलिटी एनहांस हो जाएगी। जैसे कि कुछ कंपाउंड का डीकम्पोजिशन होने वाला हो, हमारा कोई कंपाउंड जीसी में जाके डीकम्पोज होने वाला है, क्योंकि जीसी तो हमारा एक टेम्परेचर के बेसिस पर एनालिसिस करता है ना, कि एक टेम्परेचर पर सेट करेगा, पता चला उस टेम्परेचर पर जाकर हमारा कंपाउंड ही डीकम्पोज हो गया, तो क्या करेगा, थर्मल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ हमारे इम्प्रूव करेगा किसको, डिटेक्टेबिलिटी को, कि जो डिटेक्ट कर रहा है, या सिग्नल स्ट्रेंथ है, फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो रिस्पॉन्ड करें बेटर डिटेक्टर को, तो उसके इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। रिजोल्यूशन और सेलेक्टिविटी के बेसिस पर देखा जाए, जैसे हमारा कंपाउंड मॉडिफाई होके पोलैरिटी के बेसिस पर, अगर पोलैरिटी ज़्यादा इंप्रूव कर दो तो क्या होगा, सेपरेशन इंप्रूव हो जाएगा, साथ ही साथ रिजॉल्व हो जाएगा हमारा कोएल्यूटिंग कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये सारे ज़रूरत है हमारी डेरिवेटाइजेशन की, इसलिए हम करते हैं। कुछ डेरिवेटाइजेशन के टाइप्स हैं हमारे, जैसे सिलाइलेशन है, एसाइलेशन, एस्टरिफिकेशन, एल्काइलेशन। इसमें क्या होता है, सिलाइलेशन में हम अपना ट्राई मिथाइल सिलाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे जो कॉमन है अल्कोहल, फिनॉल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइंस। इसके लिए तो इसमें जो हम पर्टिकुलर रिएजेंट्स यूज़ करेंगे, उसमें यूज़ करेंगे BSTFA, TMSCl। ये पर्टिकुलर सिलाइलेशन के लिए यूज़ करोगे। सिलाइलेशन से ये है कि हम इसमें ट्राई मिथाइल सिलाइल ग्रुप डालेंगे। एसाइलेशन में हम एसाइल ग्रुप ऐड करेंगे, ठीक है, रिएजेंट में हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड हो सकता है। एस्टरिफिकेशन में हम कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट कर देंगे एस्टर में कन्वर्ट कर दोगे। इससे क्या होगा, वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी, जो वॉलेटाइल था वो उसका इंक्रीज हो जाएगा। साथ ही साथ जैसे आप मिथाइल एस्टर है उसको यूज़ कर सकते हो। एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करोगे। इनसे क्या होता है, हम डेरिवेटाइजेशन से उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ को, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एनहांस कर देते हैं। और कंसिडरेशन में अगर देखा जाए क्या है हमारा, जैसे एफिशिएंसी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी, कंप्लीट और कंसिस्टेंट कन्वर्जन होता है एनालाइट का, इसलिए हम डेरिवेटाइजेशन को कंसिडर करते हैं। साथ ही साथ जो रिएजेंट और कंडीशन सिलेक्शन होता है, हमें साइड रिएक्शंस अवॉइड करते हैं, कि जो साइड रिएक्शंस होने वाले हैं उसको अवॉइड करें और मल्टीपल डेरिवेटिव फॉर्मेशन कर सकते हैं। हम अपने किसी भी केमिकल कंपाउंड को थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए हमें ये कंसिडरेशन ज़रूरी होती हैं, जैसे डेरिवेटिव स्टेबिलिटी है, जैसे हमारा जो डेरिवेटिव फॉर्म हुआ है केमिकल मॉडिफिकेशन के बाद, जो डेरिवेटिव बना है ना, वो स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, किसके बीच में, डेरिवेटाइजेशन के बीच में और एनालिसिस के बीच में। ऐसा नहीं है कि वो स्टेबल ही ना रहे एनालिसिस के टाइम, और बन तो गया बट स्टेबल नहीं है, तो स्टेबिलिटी थोड़ा देखना चाहिए। ये कंसिडरेशन होते हैं। साथ ही साथ हमारी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं डेरिवेटिव्स की। हमारे जो डेरिवेटिव्स फॉर्म हुए हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, एक तो वो हाई वॉलेटिलिटी पे, कि जैसे इंश्योर करे इफेक्टिव GCS एनालिसिस हो, जिसके लिए हम डेरिवेटाइजेशन कर रहे हैं वही नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर हमें। थर्मल स्टेबिलिटी के बेसिस पर डीकम्पोजिशन ना हो जाए GC टेम्परेचर में, अगर GC टेम्परेचर में जाकर डीकम्पोजिट हो जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। रिप्रोड्यूसिबिलिटी हो, कि हमारा एक कंसिस्टेंट और कंप्लीट डेरिवेटाइजेशन रिएक्शन आए। साथ ही साथ जो डिस्टिंक्टिवनेस होता है उसमें यूनिक और रिकॉग्नाइजेबल पीक्स आती हैं क्रोमेटोग्राम की। हमारे क्रोमेटोग्राम्स की जो पीक है वो एक तरीके से यूनिक आपको पता चलेगी, क्योंकि हमारा डेरिवेटाइजेशन हो चुका है कंपाउंड का। साथ ही साथ जैसे हाई सेंसिटिविटी है, उसमें क्या होगा, डिटेक्टेबिलिटी एनहांस हो जाती है। ओरिजिनल कंपाउंड के कंपैरिजन में क्या होगा, उसको ज़्यादा जल्दी डिटेक्ट कर पाएगा। ठीक है, डिसएडवांटेज ये है कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा ये। अगर आपको सैंपल प्रिपेयर करना है तो उसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड ऑन हो जाएगा। ऐड ऑन होने की वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। साथ ही साथ एक इनकम्प्लीट रिएक्शन बोल सकते हो, कि आपका जो ओरिजिनल कंपाउंड है या डेरिवेटिव है, चांसेस हैं कि वो एक तरीके से प्रॉपर ना हो। ठीक है, और वो आपके एनालिसिस को कॉम्प्लिकेट कर सकता है, तो ये डिसएडवांटेज होता है डेरिवेटाइजेशन का। साथ ही साथ साइड रिएक्शंस हो सकते हैं, पोटेंशियली चांसेस हैं कि मल्टीपल डेरिवेटिव्स फॉर्म हो जाएं, या अनवांटेड बाई प्रोडक्ट था वो रह जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता, हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन के टाइम पर कुछ भी हो सकता है। स्टेबिलिटी इश्यूज आ जाए, कि कुछ डेरिवेटिव्स ऐसे हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग डिग्रेड होना शुरू हो जाए, पूरे डिग्रेड हो जाएं, जो एक्यूरेसी को अफेक्ट करेंगे। कॉस्ट एंड सेफ्टी पर्पस से देखा जाए थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, टॉक्सिक और हैजार्डस हो जाता है। अगर हम टेम्परेचर प्रोग्रामिंग देखें हम अपनी गैस क्रोमेटोग्राफी में, तो टेम्परेचर कैसे इन्वॉल्व होता है, हमारे जो कॉलम है ना उसमें एक टेम्परेचर चाहिए होता है,
और हमें इसलिए टेम्परेचर चेंज करना पड़ता है अपने कॉलम में, जिससे कि हमारा जो सेपरेशन हो रहा है या फिर रन टाइम है, एक तो सेपरेशन इम्प्रूव होगा, साथ ही साथ रन टाइम भी रिड्यूस हो जाएगा। हमारे कंपाउंड्स में वाइड रेंज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट्स के अलग अलग होने की वजह से हमें अपने लाइक कॉलम में एक टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। गैस क्रोमेटोग्राफी में टेम्परेचर प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए इसका बेनिफिट क्या है, रिजोल्यूशन आपका इम्प्रूव हो जाएगा, साथ ही साथ जो कोएल्यूट का टाइम था या कांस्टेंट टेम्परेचर पर सेपरेट होना चाहिए था वो इम्प्रूव होगा, साथ ही साथ एनालिसिस का टाइम रिड्यूस हो जाएगा। आपका स्टेशनरी फेस प्रोटेक्ट रहेगा, क्योंकि एक तरीके से लोअर स्टार्टिंग टेम्परेचर जो होता है वो थर्मल डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करता है। तो हमारे कुछ प्रोसीजर हैं, जैसे स्टार्ट करोगे आप, टेम्परेचर किस तरीके से रेगुलेट आउट होता है। स्टार्ट में क्या होता है, सबसे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा लो टेम्परेचर होगा जो अलाउ करेगा सेपरेशन। अब जैसे लो बॉइलिंग पॉइंट्स कंपाउंड है, ठीक है, लो बॉइलिंग पॉइंट्स कंपाउंड सबसे पहले लो टेम्परेचर पर सेपरेट आउट हो जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ जैसे हम स्टेप 2 पे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होना लगेगा, लाइक अगर जैसे कुछ टेम्परेचर को होल्ड करके रखा जाए, 2 मिनट तक उस टेम्परेचर को रखा जाए, तो क्या होगा, चांसेस हैं कि फिर वो थोड़ा ज़्यादा गर्म होना शुरू हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा। अब जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो 10 डिग्री सेल्सियस पर मिनट हो गया है वो, तो क्या होगा, हमारा रीच करेगा हायर फाइनल टेम्परेचर पे। हम एक टेम्परेचर पर पहुंच चुके हैं। अब इस टेम्परेचर पर जिनका बॉइलिंग पॉइंट है या जिन कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट ये पर्टिकुलर टेम्परेचर है, तो उस टाइम पर क्या होगा, हमारे पर्टिकुलर कंपाउंड इल्यूट आउट होंगे, ठीक है। देखो, जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उस टाइम पर वो कंपाउंड इल्यूट आउट होगा। आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे 40 डिग्री सेल्सियस पर आपने होल्ड किया 2 मिनट का, तो उस टाइम उसका जो होगा टेम्परेचर वो होगा, उस टाइम कंपाउंड का जो टेम्परेचर होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो इल्यूट आउट में हेल्प करेगा। जैसे ही इंक्रीज होगा 10 डिग्री सेल्सियस पर मिनट, तो धीरे धीरे करके वो क्या पहुंचेगा, 280 डिग्री सेल्सियस। अब जो 280 डिग्री सेल्सियस था उसको मेंटेन करना है 5 मिनट तक। 5 मिनट तक मेंटेन करोगे तो जो हैवियर कंपाउंड्स हैं, हैवियर कंपाउंड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट, पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट है, वो उसको इल्यूट आउट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा, हमारे कंपाउंड का सेपरेशन में थोड़ा ईजी हो जाता है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज में हमारा देखो, रिजोल्यूशन हाई होता है, स्पीड होती है, रैपिड एनालिसिस कर सकते हो, प्रिसीजन आएगा आपका, रिलायबल सूटेबल क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, स्मॉल सैंपल साइज भी ले सकते हो आप, जैसे कि स्मॉल सैंपल साइज में आप माइक्रोग्राम से मिलीग्राम क्वांटिटीज में लोगो ले सकते हो। ऑटोमेशन होगा, ऑटो सैम्पलर है यहाँ पर, जिससे कि हाई थ्रूपुट और मैनुअल हैंडलिंग रिड्यूस हो जाता है। कपलिंग विद अदर इंस्ट्रूमेंट, कपलिंग किया जाता है, जैसे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जैसे GCMS है, वहाँ आप इसको देख सकते हो। मतलब साथ में करोगे तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो सकता है, कपलिंग कर सकते हैं। अब साथ ही साथ हमारे वॉलेटाइल सैंपल रिक्वायरमेंट होती है। डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि हमारा जो नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड है या जो थर्मली अनस्टेबल कंपाउंड है, हमें उनका डेरिवेटाइजेशन करना पड़ेगा, तभी उनको वॉलेटाइल में कन्वर्ट करके हम उनका GC कर सकेंगे, ठीक है, क्वांटिफिकेशन हो पाएगा। साथ ही साथ हमारी स्टेशनरी फेज डिग्रेड हो जाती है, ठीक है। जैसे ही वो डर्ट या रिएक्टिव सैंपल के एक्सपोजर में आती है तो हमारी स्टेशनरी फेज धीरे धीरे डिग्रेड होना शुरू करती है। नॉन रिकवरेबल सैंपल्स होते हैं, आप पोस्ट इंजेक्शन के बाद अपने एनालाइज सैंपल को रिकवर नहीं कर सकते, वो वेस्ट ही है फिर उसके बाद। सेफ्टी कंसर्न, हाई टेम्परेचर है, फ्लेमेबल गैसेस हैं, तो थोड़ी सी सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए, ज़रूरी है। कॉलम ब्लीड हो जाता है, जैसे स्टेशनरी फेज डिग्रेड होगा ना टाइम के हिसाब से, तो चांसेस हैं कि वो बेसलाइन ड्रिफ्ट कर दे। मेंटेनेंस तो बहुत ज़रूरी है, मेंटेनेंस रेगुलरली उसको चेक करना पड़ता है, उसकी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए मेंटेनेंस ज़रूरी है। अब हमारे जो गैस क्रोमेटोग्राफी है उसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है, जैसे हमारा इन्वायरमेंटल एनालिसिस में यूज़ करोगे, आपको पॉल्यूटेंट्स या कंटामिनेंट्स देखने हैं किसी भी सैंपल में, चाहे वो एयर सैंपल हो, वाटर सैंपल, सॉइल सैंपल, आप उसमें यूज़ कर सकते हो, जिसमें हमारा वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड को मॉनिटर किया जाता है। पेस्टिसाइड्स हो गए, फार्मास्यूटिकल्स में QC में जब क्वालिटी कंट्रोल करना है या प्रोफाइलिंग इम्प्योरिटी चेक करनी है तब यूज़ करेंगे। ड्रग मेटाबॉलिज्म स्टडीज़ में यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि फार्मास्यूटिकल्स में तो नॉर्मली हम पढ़ ही रहे हैं कि क्या क्या टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो। अदर जैसे इन्वायरमेंटल एनालिसिस है, फूड एनालिसिस है, फॉरेंसिक साइंस है, पेट्रोकेमिकल है, क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी है, परफ्यूम एंड फ्लेवर इंडस्ट्री है, तो आप इनके ना डिटेक्शन और इनके नाम से आपको पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर्टिकुलर इस फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। एकेडमिक और रिसर्च तो आपका इंक्लूडेड है। देखो, अगर जैसे आपको एप्लीकेशन इंक्लूड करने हैं ना, तो पहला चीज़ क्या है, हम फार्मेसी वाले हैं तो हमें फार्मास्यूटिकल्स में
डाल देंगे कि एप्लीकेशन इसका कहाँ है, फार्मास्यूटिकल में है। दूसरा कहाँ है, इसका एकेडमिक में हो गया हमारा, एकेडमिक में आप जैसे अभी पढ़ रहे हो उस टाइम यूज़ किया जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एक्स्ट्रा ऐड कर लो फॉरेंसिक सैंपल्स जो आते हैं, फॉरेंसिक सैंपल्स में इंट्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि कभी टॉक्सिक चेक करना हो, टॉक्सिक ड्रग्स हैं या टॉक्सिसिटी किसी सब्सटेंस की चेक करनी है, तब यूज़ किया जाएगा फॉरेंसिक में। अब हमारी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ हो गई, वहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स हैं। पहले आप नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं, मोस्टली यूज़ किए जाते हैं, उन एप्लीकेशन को याद करना, ठीक है। फिफ्थ हमारा जैसे हो गया फूड इंडस्ट्री में डाइज के टाइम पर। सिक्स्थ हमारा इन्वायरमेंटल के टाइम पर देखा जाता है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में बहुत यूज़ की जाती हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके से हम ना प्रॉपर अपना जीसी के बारे में पढ़ पाते हैं कि जीसी क्या है, कहाँ यूज़ कर सकते हो, कैसे कैसे आप इसको, अगर जीसी इंस्ट्रूमेंटेशन पर वर्क करना है, आपको कभी चांस मिले जीसी यूज़ करने का या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन अवेलेबल हो आपकी लाइक इंस्टीट्यूट में, तो आप इसको बिल्कुल यूज़ करो। आप किसी का गाइडेंस ले लो या किसी के साथ जाकर, तो एक चांसेस होते हैं एनालिसिस में बहुत ईजी हो जाता है पढ़ना। अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन बेसिस पर करोगे, आप प्रिंसिपल थियोरेटिकली याद कर सकते हो, इंस्ट्रूमेंटेशन को प्रैक्टिकली देख के समझ सकते हो, ठीक है।